कभी सोचा है इस दुनिया में आने के बाद आपका शरीर सब कुछ जानता है। उसे पता है सांस कैसे लेनी है, दिल कैसे धड़काना है, घाव कैसे भरने हैं। लेकिन आपका कॉन्शियसनेस ये क्यों भूल चुका है कि इस जन्म से पहले वो कौन था। ऐसा लगता है जैसे हर जीवन की शुरुआत एक ब्लैंक स्लेट से होती है, एक खाली पन्ने से। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस एक इन्फॉर्मेशन का फ्लो है जो हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन मिटाई क्यों जाती है या सिर्फ हमसे छिपाई जाती है। ये सवाल हमें कॉन्शियसनेस के उस नेचर को समझने पर मजबूर करता है जिसे अब साइंस भी एक डेटा स्ट्रीम की तरह देखने लगा है। ये एक सफ़र है उस प्रोटोकॉल को समझने का जो जन्म के साथ ही हमारी इन्फिनिट मेमोरी के एक्सेस को लिमिट कर देता है। हम उस बायोलॉजिकल रीसेट को देखेंगे जो हर बार होता है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस सिस्टम को बाईपास करने का कोई रास्ता है। तो अगर कॉन्शियसनेस एक तरह का डेटा है तो सवाल ये है कि ये डेटा जाता कहाँ है। क्या ये बस दिमाग के साथ ख़त्म हो जाता है या ये किसी और रूप में मौजूद रहता है। ये हमें कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग दो स्पेक्यूलेटिव आइडियाज़ की तरफ ले जाता है। ये आइडियाज़ क्वांटम फिजिक्स से लेकर एंशिएंट फिलॉसफी तक फैले हुए हैं। क्वांटम फिजिक्स में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, कंजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि एक क्लोज सिस्टम में इंफॉर्मेशन कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। इसे ऐसे समझिए, अगर आप एक किताब जला दें तो उसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उस किताब की इंफॉर्मेशन स्मोक, ऐश और हीट के फॉर्म में यूनिवर्स में फैल जाएगी। वो इंफॉर्मेशन अब स्क्रैम्बल्ड है, बिखरी हुई है, पर टेक्निकली वो नष्ट नहीं हुई। कुछ थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि शायद कॉन्शियसनेस की इंफॉर्मेशन के साथ भी ऐसा ही होता है। जब एक जीवन खत्म होता है तो उसका डेटा, उसकी यादें, उसके अनुभव नष्ट नहीं होते। वो बस यूनिवर्स के फंडामेंटल फैब्रिक में वापस रिलीज हो जाते हैं, स्क्रैम्बल्ड, अनरीडेबल पर मौजूद। सर रोजर पेंड्रोस जैसे कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि कॉन्शियसनेस खुद एक क्वांटम प्रोसेस है जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के अंदर होता है। अगर ये सच है तो कॉन्शियसनेस की इंफॉर्मेशन सिर्फ बायोलॉजी का बाय प्रोडक्ट नहीं है, ये यूनिवर्स के स्ट्रक्चर का ही एक हिस्सा हो सकती है। ये तो हुआ एक साइंटिफिक स्पेक्यूलेटिव एंगल, लेकिन हजारों सालों से मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस भी कुछ ऐसा ही कह रही है, बस उनकी लैंग्वेज अलग है। एक बहुत पावरफुल मॉडल है ब्रेन एज अ रिसीवर का। ये मॉडल कहता है कि हमारा दिमाग कॉन्शियसनेस को बनाता नहीं है, वो उसे रिसीव करता है। सोचिए कि आपका दिमाग एक हार्ड ड्राइव नहीं है जो फाइल्स बनाता और स्टोर करता है, बल्कि ये एक रेडियो है जो एक खास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन करता है। वो रेडियो स्टेशन यानी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हमेशा ब्रॉडकास्ट कर रहा है, आपका दिमाग बस एक चैनल पकड़ता है। इस मॉडल के हिसाब से दिमाग का असली काम कॉन्शियसनेस को क्रिएट करना नहीं, बल्कि उसे फिल्टर करना है, लिमिट करना है। एक अनंत यूनिवर्सल अवेयरनेस को एक सिंगल मैनेजेबल एक्सपीरियंस में फोकस करना, जिसे हम मैं या मी कहते हैं। और अगर दिमाग एक फिल्टर है तो पास्ट लाइफ्स को भूल जाना कोई गलती या बग नहीं है, ये इस सिस्टम का सबसे ज़रूरी फीचर है। ये एक फायरवॉल है जो हमें इंफॉर्मेशन के ओवरलोड से बचाता है। अगर आपको अपनी हज़ारों पिछली ज़िंदगियों की यादें, उनके दुख, उनके ट्रॉमास एक साथ याद आ जाए तो इस एक जीवन को जीना ही नामुमकिन हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है जिसे कुछ लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। इसे आप एक तरह का कॉस्मिक क्लाउड स्टोरेज समझ सकते हैं, एक यूनिवर्सल लाइब्रेरी जिसमें हर वो घटना, हर वो सोच, हर वो इमोशन रिकॉर्ड होता है जो कभी भी हुआ है। इस फ्रेमवर्क के मुताबिक हर सोल का पूरा डेटा, हर जीवन का लेखा जोखा इस लाइब्रेरी में सुरक्षित है। तो जब किसी को पास्ट लाइफ रिकॉल होता है तो वो शायद अपनी मेमोरी एक्सेस नहीं कर रहा, वो इस यूनिवर्सल लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है। और हमारा भूल जाना हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेट है, यानी लाइब्रेरी से डिसकनेक्टेड रहना। तो चाहे हम इसे क्वांटम फिजिक्स के एंगल से देखें जहाँ इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बल्ड है, या मेटाफिजिकल मॉडल से जहाँ इंफॉर्मेशन एक यूनिवर्सल स्ट्रीम या लाइब्रेरी में ऑर्गेनाइज्ड है, एक बात कॉमन है, द इंफॉर्मेशन ऑफ अ लाइफ इज कंजर्व्ड, इट परसिस्ट्स। एक जीवन का डेटा शायद नष्ट नहीं होता,
लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स खड़ा होता है। अगर ये सारा डेटा, ये सारी जिंदगियां कहीं ना कहीं मौजूद हैं, तो हमारा खुद का एक्सेस इतना कंप्लीटली ब्लॉक्ड क्यों है? अगर फाइल सेव्ड है तो हम उसे खोल क्यों नहीं पाते? तो अगर ये सारी जानकारी, ये सारा डेटा वाकई में मौजूद है, अगर चेतना एक इंफॉर्मेशन स्ट्रीम की तरह है जो हमेशा बहती रहती है, तो फिर हमारा दिमाग उसे एक्सेस क्यों नहीं कर पाता? हम हर सुबह एक ब्लैंक स्लेट के साथ क्यों उठते हैं? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि हम दिमाग को कैसे देखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दिमाग कॉन्शियसनेस यानी चेतना को बनाता है, जैसे एक फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन एक और थ्योरी है जो कहती है कि दिमाग चेतना बनाता नहीं बल्कि उसे फिल्टर करता है। इस मॉडल को ब्रेन एज ए रिसीवर या फिल्टर थ्योरी कहते हैं। सोचिए, आपका दिमाग एक बेहद एडवांस्ड रेडियो रिसीवर की तरह है। हवा में हजारों रेडियो स्टेशंस एक साथ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। हर स्टेशन पर अलग गाना, अलग न्यूज़, अलग बातें चल रही हैं। ये सब इंफॉर्मेशन हर वक्त आपके चारों तरफ मौजूद है, लेकिन आप ये सब एक साथ नहीं सुनते। आप अपने रेडियो को एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं, सिर्फ एक स्टेशन, बाकी सब फिल्टर आउट हो जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही करता है। एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, एक कॉस्मिक डेटा स्ट्रीम हर वक्त मौजूद है, जिसमें अनगिनत जिंदगियों के अनुभव, ज्ञान और यादें हैं। पर हमारा दिमाग इस अनंत स्ट्रीम में से सिर्फ एक छोटी सी फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है, और वो फ्रीक्वेंसी है हमारी करंट लाइफ, हमारी मौजूदा पहचान। बाकी सब कुछ यानी पिछली जिंदगियों की यादें, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का डेटा, सब कुछ जानबूझकर ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन क्यों? ये फिल्टरिंग जरूरी क्यों है? कल्पना कीजिए अगर ये फिल्टर ना हो, अगर आपके दिमाग में आपकी जिंदगी के साथ साथ आपकी पिछली 10, 50 या 1000 जिंदगियों की यादें, उनके दुख, उनकी खुशियाँ, उनके डर सब एक साथ प्ले होने लगे। अगर आपको एक ही वक्त पर एक किसान, एक सैनिक, एक राजा और एक कलाकार होने का अनुभव हो, अगर एनलाइटनमेंट नहीं होगा, ये केओस होगा, एब्सोल्यूट सेंसरी एंड इमोशनल ओवरलोड। आप इस जिंदगी के लेसन्स पर, अपने इस किरदार पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे। एक फंक्शनल इंसान की तरह जी पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए ये थ्योरी कहती है कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में एक एमनीजिया प्रोटोकॉल बिल्ट इन है। ये एक तरह का बायोलॉजिकल फायरवॉल है। इसका काम है कॉन्शियसनेस के अनंत डेटा स्ट्रीम को थ्रॉटल करना, उसे धीमा करना, ताकि वो एक इंसान के लोकलाइज्ड ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर में फिट हो सके। ये भूलना कोई गलती नहीं है, ये सिस्टम का एक फीचर है, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म। ये फायरवॉल सुनिश्चित करता है कि आप इस जीवन के गेम को खेलने पर ध्यान केंद्रित करें, बिना पिछली गेम्स की सेव फाइल से डिस्ट्रैक्ट हुए। ये हमें एक साफ स्लेट देता है ताकि हम नए अनुभव, नए रिश्ते और नई पहचान बना सकें, बिना पिछली जिंदगियों के बोझ के। तो यादें मिटाई नहीं जाती, बस उन तक हमारी एक्सेस लिमिटेड कर दी जाती है। हमारा ब्रेन कॉन्शियसनेस को पैदा नहीं कर रहा, बल्कि उसे एक मैनेजेबल रियलिटी में स्कल्प्ट कर रहा है। ये एक बेहद ज़रूरी काम है, ये हमें पागल होने से बचाता है। लेकिन अगर ये एक बायोलॉजिकल फायरवॉल है, तो क्या ये हमेशा 100% इफेक्टिव होता है? क्या इस फायरवॉल में कभी कोई ग्लिच नहीं आता? क्या कभी कभी किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, किसी दूसरे स्टेशन की आवाज़ गलती से ब्लीड थ्रू नहीं कर सकती? तो ये जो एमनीजिया प्रोटोकॉल है, ये काम कैसे करता है? इसका पहला सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है? इसका जवाब शायद हमारे अपने जन्म और शुरुआती बचपन में ही छिपा है। हम में से किसी को भी अपनी लाइफ के पहले 2 या 3 साल याद नहीं रहते। इसे साइंस की भाषा में इन्फेंटाइल एमनीजिया कहते हैं। ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। आप कितना भी जोर डालिए, आपको याद नहीं आएगा कि आपने पहला कदम कब उठाया या अपना पहला शब्द क्या बोला था। और इसकी वजह बहुत सीधी है। एक इन्फेंट का ब्रेन लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाने और स्टोर करने के लिए तैयार ही नहीं होता। हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है हिपोकैम्पस। आप इसे ब्रेन की मेमोरी मेकिंग फैक्ट्री समझ सकते हैं। यही वो जगह है जहां हमारे एक्सपीरियंसेस हमारी यादों में बदलते हैं। लेकिन एक न्यूबॉर्न बेबी में ये फैक्ट्री अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होती है। खासकर इसका एक हिस्सा, डेंटेड जाइरस, जो मेमोरी फॉर्मेशन के लिए क्रिटिकल है, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता। बल्कि इन्फेंट ब्रेन में न्यूरोजेनेसिस की प्रोसेस यानी नए ब्रेन सेल्स का बनना बहुत तेजी से हो रहा होता है। ये ग्रोथ सीखने के लिए जरूरी है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। सोचिए आप एक कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार इंस्टॉल हो रहा है। पुराना डेटा टिकेगा क्या? नहीं। ये हाई रेट ऑफ न्यूरोजेनेसिस पुरानी नाजुक मेमोरी ट्रेसेस को ओवरराइट कर देता है।
इसके अलावा एक बच्चा प्री लिंग्विस्टिक स्टेट में होता है, उसके पास भाषा नहीं होती और हमारी ज्यादातर यादें, खासकर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज, भाषा और कहानियों से जुड़ी होती है। बिना भाषा के एक्सपीरियंसेस को एक नैरेटिव में पिरोना और बाद में उसे एक्सेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो एक लेवल पर पास्ट लाइफ तो छोड़िए, हमें अपनी करंट लाइफ की शुरुआत भी इसीलिए याद नहीं है क्योंकि हमारा हार्डवेयर ही रेडी नहीं था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो हुई ब्रेन के डेवलपमेंट की धीमी प्रोसेस, पर बर्थ, जन्म का वो एक पल, वो एक धीमी प्रोसेस नहीं है, वो एक धमाका है, एक बायोलॉजिकल शॉक। 9 महीने तक एक बच्चा माँ के गर्भ की शांत, अंधेरी और सुरक्षित दुनिया में रहता है। फिर अचानक कुछ ही घंटों में उसे एक दूसरी ही रियलिटी में धकेल दिया जाता है। रोशनी, तेज आवाजें, ठंडा तापमान, ग्रेविटी का खिंचाव और पहली बार अपने फेफड़ों से सांस लेने की जलन। ये एक जबरदस्त सेंसरी ओवरलोड है और इस सेंसरी ओवरलोड के साथ आता है एक इंटेंस हार्मोनल स्टॉर्म। जन्म के वक्त एक बच्चे की बॉडी में एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल एक एडल्ट को हार्ट अटैक आने पर जो लेवल होता है उससे भी ज्यादा होता है। ये हार्मोन्स बच्चे को बर्थ के ट्रॉमा से बचने और जिंदा रहने में मदद करते हैं। ये उसके फेफड़ों को साफ करते हैं, उसे एनर्जी देते हैं। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। पर कुछ थ्योरीज ये मानती है कि इसका एक और मकसद हो सकता है। क्या ये इंटेंस न्यूरोकेमिकल इवेंट, ये सेंसरी और हार्मोनल ब्लास्ट एक तरह का बायोलॉजिकल रीसेट हो सकता है? एक ऐसा सिस्टम रिबूट जो ब्रेन की स्लेट को पूरी तरह से साफ कर दे, जो किसी भी पुरानी बची कुची इंफॉर्मेशन, किसी भी पिछले डेटा को वाइप आउट कर दे, ताकि ये नई लाइफ एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो। ये कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि सिस्टम का एक बिल्ट इन फीचर हो सकता है, एक बायोलॉजिकल फेल सेफ जो ये इंश्योर करता है कि कॉन्शियसनेस की हार्ड ड्राइव फॉर्मेट होकर ही नई जर्नी शुरू करे। तो हमारे पास 2 मजबूत बायोलॉजिकल कारण हैं, एक ब्रेन जो यादें सहेजने के लिए तैयार नहीं, और दूसरा जन्म का एक ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट जो किसी भी बची हुई मेमोरी को मिटाने की ताकत रखता है। लेकिन अगर ये बायोलॉजिकल रीसेट इतना ही परफेक्ट और एब्सोल्यूट है, तो फिर उन बच्चों की कहानियों का क्या जिन्हें सब कुछ याद होने का दावा किया जाता है? तो अगर ये एमनीशिया प्रोटोकॉल इतना इफेक्टिव है, अगर हमारा ब्रेन एक फिल्टर की तरह काम करता है और जन्म का प्रोसेस एक बायोलॉजिकल रीसेट है, तब तो पास्ट लाइफ की यादें आना इम्पॉसिबल होना चाहिए। और फिर भी ऐसी कहानियाँ और एक्सपीरियंसेस सामने आते रहते हैं जो इस प्रोटोकॉल को चैलेंज करते हैं। ग्लिम्पसेस यानी झलकियाँ जो इस दीवार के पार से आती हुई लगती है। साइकोलॉजी के पास इसके लिए एक बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। एक टर्म है क्रिप्टोमनीजिया। क्रिप्टोमनीजिया एक मेमोरी बायस है जहाँ एक भूली हुई याद एक नए और ओरिजिनल थॉट की तरह महसूस होती है। सोचिए आपने बचपन में कोई हिस्टोरिकल नॉवेल पढ़ा था या कोई डॉक्यूमेंट्री देखी थी। उसकी कहानी, उसके डिटेल्स, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं स्टोर हो गए। सालों बाद वो जानकारी अचानक आपके दिमाग में आती है, लेकिन आपको ये याद नहीं रहता कि इसका सोर्स क्या था। आपका दिमाग सोर्स भूल चुका है पर इन्फॉर्मेशन नहीं, और ये आपको एक पर्सनल मेमोरी, एक अपना अनुभव लगने लगता है। ये कोई धोखा या झूठ नहीं है, ये दिमाग का एक जेन्युइन एरर है जहां वो भूली हुई जानकारी को एक पर्सनल एक्सपीरियंस का लेबल दे देता है। इसके साथ ही एक और प्रोसेस होता है, कॉन्फैब्युलेशन। हमारा दिमाग मेमोरी में मौजूद गैप्स को भरने के लिए बिलीवेबल डिटेल्स खुद बना लेता है। उसे एक अधूरी कहानी पसंद नहीं, वो उसे पूरा करने की कोशिश करता है। इन साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स की वजह से ये पता लगाना कि कौन सी याद सच में हमारी है और कौन सी कहीं और से आई है बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्या ये हमेशा एक मेमोरी एरर ही होता है, या फिर क्या इस एमनीशिया प्रोटोकॉल को बाईपास करने के, इसे भेदने के कुछ तरीके भी हैं? कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस का मानना है कि हाँ, ऐसे तरीके हैं। इनमें से एक है डीप मेडिटेशन। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। हमारा कॉन्शियस माइंड जो हर वक्त सोचता, एनालाइज करता रहता है, वो एक कांस्टेंट नॉइज की तरह है। यही वो फिल्टर है जो हमें अ ब्रॉडर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से अलग रखता है। मेडिटेशन के जरिए जब इस मेंटल चैटर को, इस शोर को शांत किया जाता है, तो चेतना की गहरी परतें सतह पर आ सकती है।
ये कुछ ऐसा है जैसे रेडियो पर स्टैटिक कम करके किसी दूर के स्टेशन की आवाज़ को सुनना। प्रैक्टिशनर्स का मानना है कि इस स्टेट में कॉन्शियसनेस के वो लेयर्स एक्सेस किए जा सकते हैं जो नॉर्मली छिपे रहते हैं। एक और ज़्यादा डायरेक्ट और उतना ही कंट्रोवर्शियल तरीका है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। यहाँ एक थेरेपिस्ट हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके सब्जेक्ट को एक डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में ले जाता है, जहाँ उनका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर थेरेपिस्ट उन्हें सजेशंस के जरिए समय में पीछे जाने के लिए गाइड करता है, उनके बचपन से होते हुए, उनके जन्म से पहले, और फिर एक ऐसे समय में जो उन्हें अपनी पिछली जिंदगी जैसा महसूस होता है। लोग अक्सर बहुत ही विविड, डिटेल्ड और इमोशनल एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट करते हैं। वो अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स के नाम, जगहें और घटनाएं डिस्क्राइब करते हैं। इसका मकसद अक्सर थेरेप्यूटिक होता है, अपनी आज की जिंदगी के किसी डर, किसी फोबिया या किसी पैटर्न की जड़ को किसी पिछली जिंदगी के ट्रॉमा में खोजना और उसे हील करना। लेकिन मेन स्ट्रीम साइंटिफिक कम्युनिटी इसे बहुत शक की नज़र से देखती है। एक्सपर्ट्स का तर्क है कि हिप्नोसिस की स्टेट में इंसान हाईली सजेस्टिबल होता है। थेरेपिस्ट का एक छोटा सा इशारा, एक लीडिंग क्वेश्चन या सब्जेक्ट की अपनी सबकॉन्शियस में दबी हुई जानकारी, ये सब मिलकर एक बहुत ही कन्विंसिंग लेकिन फैब्रिकेटेड कहानी बना सकते हैं। एसेंशियली हो सकता है कि दिमाग थेरेपिस्ट को खुश करने के लिए या अपनी भावनाओं को समझने के लिए जिंदगी भर इकट्ठी की गई जानकारी के टुकड़ों को जोड़कर एक कहानी बना रहा हो। तो हमारे पास दो पावरफुल पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तरफ साइकोलॉजी इन झलकियों को हमारे कॉम्प्लेक्स ब्रेन के फैसिनेटिंग एरर्स की तरह देखती है। दूसरी तरफ ये डिटेल्ड और इमोशनली चार्ज्ड अकाउंट्स हैं जो उन्हें एक्सपीरियंस करने वालों के लिए पूरी तरह से सच होते हैं। लेकिन शायद सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले और सबसे मुश्किल से एक्सप्लेन किए जाने वाले मामले थेरेपी या मेडिटेशन से नहीं आते। वो आते हैं छोटे बच्चों से, जो अचानक एक ऐसी ज़िंदगी के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं जिसके बारे में जानने का उनके पास कोई जरिया नहीं था। तो हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? एक तरफ हमारे पास अ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिस्टम है जो भूलने के लिए ही बना है, एक बायोलॉजिकल रीसेट, एक मेंटल फायरवॉल जो ये इंश्योर करता है कि हर लाइफ की शुरुआत एक क्लीन स्लेट से हो। और दूसरी तरफ दीवार में ये दरारें हैं, क्रिप्टोमनीशिया, मेडिटेशन, रिग्रेशन और सबसे पावरफुल उन छोटे बच्चों की कहानियाँ जिन्हें एक्सप्लेन करना लगभग नामुमकिन है। ये सब एक ही तरफ इशारा करता है, इंफॉर्मेशन मिटाई नहीं गई है, इट्स नॉट इरेज्ड, इट्स जस्ट आर्काइव्ड। तो हम अपने ओरिजिनल सवाल पर वापस आते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमसे छिपाई क्यों जाती है? शायद इसका जवाब ये है कि ये कोई सज़ा नहीं है, ये एक गिफ्ट है, एक तरह की मर्सी। ये एमनीजिया प्रोटोकॉल, ये भूलने की प्रक्रिया हमें हर बार एक नया अनबर्डन्ड स्टार्ट देने का तरीका है, ताकि हम इस जीवन के लेसन्स पर, इस किरदार पर पूरी तरह फोकस कर सकें, बिना हजारों पिछली जिंदगियों के बोझ, उनके दुख और उनके रिग्रेट्स के। सोचिए, अगर हर गेम की शुरुआत में आपको पिछले सारे लेवल्स के स्कोर और मिस्टेक्स याद दिलाए जाए, तो क्या आप ये नया लेवल खेल पाएंगे? सिस्टम आपको एक फ्रेश स्टार्ट देता है ताकि आप इस बार इस एक लाइफ को पूरी तरह जी सके। तो शायद जन्म के साथ हमारा कॉन्शियसनेस एक खाली पन्ना नहीं होता, बस पिछले पन्नों की लिखावट इतनी धुंधली कर दी जाती है ताकि हम इस नए साफ पन्ने पर अपनी कहानी लिख सके। शायद असली सवाल ये नहीं है कि हम कौन थे, शायद असली सवाल ये है कि इस एक जीवन में हम कौन बनना चुनते हैं। और शायद यही वो एक याद है जो बनाने के लिए हम यहाँ आते हैं।